अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफीफ़ा और आप देख रहे हैं खरा सच विद मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर खबरें अच्छी खबरें आज के सर डिप्रेशन लड़ाइयों वाली खबरें हैं। फिर अच्छा लड़ाइयों वाली काफ़ी खबरें डिप्रेशन नहीं है इस मुल्क में ऑलरेडी। ऑलरेडी डिप्रेशन है और उसमें जो है ना वो पीटीआई अपना हिस्सा वो जल्दी पे तेल की तरह डाल रही है, बजाय ये कि हुकूमत में होकर वो मामला को ठंडा करें। सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उन्होंने एक नया महाज खड़ा कर दिया। मतलब ठीक है, हर पार्टी जब भी इक़्तिदार में होती है वो ये कहती है कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए और जो हुकूमत करने लगती है उसका साथ कभी भी नहीं देती है। लेकिन इस वक्त आज़म सवाती ने एक अजीब सा बयान दिया है कि जी इलेक्शन कमीशन ने तो शायद पैसे पकड़े हैं और ऐसे इदारों को आग लगा देनी चाहिए। और उस पर मरियम का जवाब मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगता है कि उन्होंने ये ट्वीट की कि जी हम तो चंद खुफिया नाम लेते थे और हमारे ऊपर इतनी तनकीद की जाती थी और हमें साइड पे लगा दिया गया, और अब ये इदारों के बारे में इस तरह की आग लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा रवैया है? देखिए, पहले आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो आइनी और कानूनी इदारा है। और जब आप इदारे कहते हैं कि इदारे सेक्रेड होते हैं तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आता है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान किया हुआ, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब से फॉरेन फंडिंग केस हो रही है ना और तहरीक इंसाफ वालों को लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन उनकी सुन नहीं रहा फॉरेन फंडिंग केस में, तो वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रिप्रिमांड करना शुरू कर दिया है और उसको ब्लास्ट करना शुरू कर दिया है। आसान है इलेक्शन कमीशन को ब्लास्ट करना, क्योंकि उसके हाथ में बंदूक नहीं है, उसके पैर में बूट नहीं है। अगर वो ठुड्डा मार सकता होता या गोली चला सकता होता तो वो ना होता। तो ये निस्बतन आसान इदारा है जिसको आप टेक ऑन करके आप गुरीला बन सकते हैं, टार्जन बन सकते हैं, जो इनकी एक ख्वाहिश है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये इनकी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आपने इलेक्शन के कवानीन में चेंज करनी है तो आपको पूरी पार्लियामेंट से, जॉइंट पार्लियामेंट से उसको मंजूर कराना है और फिर आप चेंज कर लें, कोई इसमें इशू नहीं है। दूसरी बात है कि जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बन रही हैं 2023 के इलेक्शन तक तो ये बन ही नहीं सकती इतनी इस तादाद में। तीसरी बात यह है कि अभी तो पहली मशीन भी सही नहीं है, क्योंकि जब तक उसमें 100% टेक्निकल ग्लिचेस नहीं निकल जाते, तो जिस आज़म सवाती ने आज एक बेवकूफ़ाना बयान दिया, नबील गबोल भी को पीछे नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसमें ख़ास चिप लगी है कि जी आप वोट पीपल्स पार्टी को देंगे तो डल जाएगा पीटीआई को। नहीं, ये तो तो हमारे माशाल्लाह जो पार्लियामेंटेरियंस और लेजिस्लेटर्स है ना, ये अजय देवगन की तरह ही सोचते हैं, ये फिल्मों वाली सोच ही है इनकी, आगे की सोचते हैं, कोई ऐसी फ़र्क नहीं। बट ऑन अ सीरियस नोट, इलेक्शन कमीशन को अटैक करे कोई तो ये लम्हा फिक्री है। और अगर इस पर जुडिशरी भी स्टैंड नहीं लेती, इलेक्शन कमीशन को स्टैंड नहीं लेता, इस पर बाकी इदारे भी स्टैंड नहीं लेते, इलेक्शन कमीशन ने तो फिर उनकी बारी भी आ जाएगी, एक एक करके। ये नहीं है कि वो फिर बच जाएंगे। सो दे हैव टू डू इट। सर इधर तो इलेक्शन कमीशन के साथ तो ये सलूक हो रहा है, लेकिन लंदन में हमारे नवाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव हुए हैं। उनकी पॉलिटिकल जो सरगर्मियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। पहले जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से बयान आया था कि शायद इसी साल पाकिस्तान मैंने आपको कहा था कि नहीं अब मरियम औरंगजेब कह रही है कि तो नहीं हो ही नहीं सकता। मियाँ साहब नहीं मरियम की बात तो वैसे ज़्यादा सच्ची आपको मैं बताऊं कि मरियम औरंगजेब साहिबा का फ़ोन आया था मुझे 2 दिन पहले, लेकिन यह है कि हमारी बात नहीं हो सकी पूरी तरह। मैं जिस एरिया में था वो सिग्नल टूट रहा था, वो समझी शायद मैं GHQ में हूँ। मैंने उनको कहा कि यहाँ पे सिग्नल कमज़ोर है, तो उन्होंने कहा अच्छा फ़ोन ही बंद कर दिया उन्होंने। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आप जब हाई राइज बिल्डिंग में होते हैं ना तो वहाँ पे भी नहीं आता। बट मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि जब तक नवाज शरीफ को धक्के दे के नहीं निकालेंगे ना, वो नहीं निकलेंगे वहाँ। तो नहीं, धक्के पड़ गए तो फिर वो पाकिस्तानी आएंगे या वो जो कतर वाला इंतज़ाम किया है वहाँ? कतर वाला कुछ कर सकते हैं, देखें लीगली तो नहीं हो सकता, इसलिए कि कतर भी अगर अकामा या कोई वीज़ा देता है तो उनके पासपोर्ट के ऊपर देगा। लेकिन मियाँ साहब के इतने ताल्लुकात हैं और अब जो नई रिश्तेदारी बनी है उसके बाद इतने ज़्यादा ताल्लुकात हैं। ये तो वो ख़ानदान है कतर की रूलिंग फैमिली, जहाँ से उनको ख़त आते रहे, तो उनके लिए वहाँ पे तो जब वो ख़त भेज सकते हैं तो बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान फर्स्ट चॉइस नहीं होगी। एक तो इतनी जल्दी निकलना नहीं है, उसमें भी टाइम लगेगा। दूसरा, मियाँ साहब ने डॉक्टर अदनान ने ट्वीट्स करना शुरू हो जाए ना एकदम से, दोबारा मियाँ साहब की तबीयत खराब हो। जो औरंगजेब हैं वो यही कह रही हैं कि जी जब तक डॉक्टर्स नहीं कहेंगे तो मुझे डॉक्टर्स नहीं, वो सिर्फ डॉक्टर अदनान है।
जिनके नुस्खे पे उनको एतबार है, बाकी किसी के नुस्खे पे एतबार नहीं है। सर जो आप एतबार की बात कर रहे हैं, बात यह है कि जो हमारी पीडीएम है उसमें आपने एतबार का हाल देख ही लिया। अब मौलाना तो खुल के बिलावल भुट्टो के जो है ना वो पीछे पड़ गए और वो ये कहते हैं कि जी ये तो हमारी सफ़ों में मीर सादिक और मीर जाफ़र की तरह थे और अब ये हुकूमत की इत्तेहादी बन गए हैं। लेकिन उन्होंने जो एक अहम बात की वो ये कि उनको भी ये ऑफ़र हुई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो कि बिलावल को की गई। नहीं, तो ये ऑफ़र से क्या गेम मैं नहीं मानता। उसकी वजह ये कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ के साथ ऑफर कंपेयर करते तो फिर मैं मान लेता। बिलावल के साथ उनके साथ है ना, नहीं मैं मानता नहीं ना, इसलिए देखिए बिलावल और मौलाना में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बिलावल के पास सिंध में पूरी हुकूमत है और उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे। अगर वो इस्तीफ़े दे दें, सब कुछ कर दें, तो उनकी सिंध की अपनी हुकूमत चली जाती है, तो पीपल्स पार्टी तो बिग टाइम लूज़र हो जाएगी और किसी को पता ही नहीं अगले इलेक्शन में क्या होना, क्या हाल होना। हो सकता है वो मेंटली और फिजिकली तैयार ना हो इलेक्शन में जाने के लिए। तो मौलाना अपनी कब्र में लेट कर दूसरों को कब्र में आने की दावत ना ही दें तो अच्छा है। लेकिन मौलाना कहते हैं कि जी जो पीडीएम का एजेंडा उन्होंने सेट किया था और जो सारे नुकात थे उसमें तो ये शर्त रखी गई थी कि अगर हमें कभी इस्तीफों का देना पड़ा तो हम करेंगे। आपको पता नहीं याद है कि नहीं, आप बहुत छोटी होंगी उस वक्त, आप पैम्पर्स में फिरती होंगी, जब नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान के अलाइंसेस होते थे। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान का अलाइंस हमेशा चलता था। उसकी वजह है कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान खुद प्राइम मिनिस्टरशिप के ओहदे के कैंडिडेट नहीं थे और उनके इर्द गिर्द सारे कैंडिडेट्स होते थे, ठीक है ना। अब जो भी अलाइंस बनता है उसमें चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे जेयूआई हो, चाहे काफ लीग हो, हर एक के पास एक कैंडिडेट है पीएम का और हर एक के पास एक सीएम का कैंडिडेट है। तो फिर लड़ाई तो दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करना, गिव एंड टेक होना ही नहीं है। तो अब ये वाले अलाइंसेस जो है ना, ये देर पा नहीं होते, ये वन पॉइंट एजेंडे पे ही होंगे। पीडीएम की टेक्निकली हवा निकल चुकी है, जो पीडीएम ने करना था कर लिया और पीडीएम को असल नुकसान बिलावल ने नहीं, मरियम ने पहुंचाया। जो लाहौर का जलसा था उसने पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकाल दी। लेकिन मौलाना तो कहते हैं कि जी अगर ये बिलावल भुट्टो ना करते, वो मरियम पे ब्लेम नहीं डालते, नहीं इसलिए बिलावल भुट्टो हुकूमत गिरा चुके नहीं, तो वो अपनी गिराते ना। पहले तो बिलावल अपनी हुकूमत गिराते, फिर किसी और की गिराते ना, तो उनको क्या फ़ायदा हुआ उसका। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक लम्हे के लिए सोचें कि सारे हम करप्ट हैं, मैं भी, आप भी, बिलावल भी, हम सारे करप्ट हैं। तो 18वीं तरमीम आने के बाद हर सूबा जो है वो अपना रेवेन्यू बोर्ड हो गया, उसका अपना सूबाई रेवेन्यू बोर्ड है, उनकी अपनी कलेक्शंस है, वफाक से अलग लेते हैं, सारे टैक्सेस खुद कलेक्ट करते हैं। तो सिंध हुकूमत तो इस वक्त एक साल का 150 बिलियन कमा रही है। अब उसमें जितनी मर्जी करप्शन हो जाए, वफाक में तो कमा ही नहीं सकते इतना, वो खुश हैं। हाँ तो वो क्यों करेंगे? अच्छा सर, ये तो सारी लड़ाइयों वाली खबरें तो होगी। अब एक मज़ाहिया खबर भी है मेरे पास, और वो ये है कि शौकत तरीन ने ये कहा है कि जी अगर अफ़गानिस्तान को कोई इक़्तिसादी सूरत हाल में कोई मतलब मदद की ज़रूरत है तो यहाँ से हम अफरादी क़ुव्वत भी भेज सकते हैं। अफरादी क़ुव्वत में मैं कंसिडर कर लेती हूँ शौकत तरीन साहब को ही भेजने की। तो अब आप ये बताएं कि इनसे अपनी इकॉनमी तो संभाली नहीं जा रही, डॉलर का रेट कहाँ पहुँच गया है, बिजली आज भी इन्होंने ₹1.38 अफगानिस्तान की करेंसी अभी भी आपसे बेहतर है। अफगानिस्तान की करेंसी तुमसे बेहतर है, तो इन्होंने वहाँ जाके कौन सा रोके ईजाद करना है? चले एक सिंबॉलिक अपना हेल्प उन्होंने की है सर, लेकिन अपनी थोड़ी हैसियत भी तो चले ना। मेरा मतलब है कैलिबर भी देख लें। अफगानिस्तान हमारे बगैर एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। आज तक जितनी हेल्प उसकी की है वो पाकिस्तान नहीं की है। सर इकोनॉमी में तो ये उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। नहीं, इकोनॉमी में तो ये अपनी नहीं कर सकते। हाँ, तो बाकी कर सकते हैं, वो मैं मानती हूँ, लेकिन इकोनॉमी में ये क्या तोप चलाएंगे? तो चलो यार, मैं आज आपका पैगाम शौकत तरीन साहब तक पहुँचा देता हूँ। ये जरूर पहुँचाएगा। और जो बिजली के बिलों में वो हाल कर रहे हैं ना, उनको कहें कि खुदारा हम पे कोई रहम कर। क्या हाल किया सर? बगैर मतलब हम लोगों के घर में 2 मीटर है, एक पे एसी चलता है, एक पे दूसरे पे नहीं चलता, ठीक है। और जिस पे मीटर पे एसी नहीं है, अब सोचिए उसका बिल जो है ना उससे ज़्यादा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमने अभी इस्लामाबाद में कुछ केसेस देखे और कुछ इनकाउंटर किए। आपके जो नए बिजली के बिल है ना, उनमें मीटर की तस्वीर आ रही है। इस्लामाबाद में कई लोगों ने कंप्लेंट की, उन्होंने दिखाया कि उनके मीटर पे जो रीडिंग आ रही है और जो चार्ज रीडिंग है उन दोनों में फ़र्क है, और 70 हज़ार रुपये का एक एक बिल के ऊपर फ़र्क है। यानी जिसका बिल 25,000 आना था उसका 95,000 आया हुआ। टैक्स उतनी ज़्यादा पड़ जाता है, टैक्स नहीं, रेट फ़र्क पड़ जाता है।
जब यूनिट फेक ज़्यादा है, हो। फेक है, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना, यूनिट्स ही फेक लगे हुए हैं, तो सब कुछ फेक हुआ ना। उन्होंने फिर जब अदालत में जाने की तड़ी दी तब उनको यानी पावर अथॉरिटीज़ ने कहा अच्छा जी हम इसको रिवर्स कर देते हैं अगले बिल में, ये नहीं कि अभी वो एडजस्ट करें, अगले बिल में रिवर्स करेंगे। तो आप अपने प्लीज़ ज़रा बिल्स को देखना शुरू कर दें केयरफुली। बाय द वे मैंने भी आज आके अपने बिल देखे हैं, तो 2 बिल तो मैं देख चुका हूँ, उनमें तो कोई गलत नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ी डिप्रेशन हुई है कि यार ये पैसे नहीं वापस आएंगे। अच्छा सर, एक बाय द वे मेरी बत्ती भी नहीं आ रही, दोबारा से नहीं आ रही, लेस्को जिंदाबाद। हवा चलना शुरू होती है, बारिश आना शुरू होती है, हमारी बत्ती पहले ही चली जाती है। बारिश आना शुरू होते ही बत्ती चली जाती है, पानी सड़कों पे खड़ा हो जाता है। इस्लामाबाद का तो फिर वही का वही हाल है। वो जो नालों के ऊपर नोटिस लिया गया था और कुछ सुनी गई थी, हमें लगता है तो बेहतर हो जाएगा, वो तो कहीं कुछ होता हुआ नहीं नजर हो नहीं आ रहा। सकता। वो तो मुझे लगता है इन्होंने सोच लिया डुबोना आपने सबको। गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, सीडीए ने इजाज़त दी हुई है उनकी, नालों के एग्जिट्स और एंट्रेंसेस ब्लॉक हुई हुई हैं, तो पानी कहाँ जाएगा? वही ना, उम्मीद तो कोई है ही नहीं, बस अल्लाह के रहमो करम पे। तो मतलब सर एंड पे जो है ना, वो एक सैड न्यूज़ इस हवाले से मैं कहूँगी कि हमारे जो लेजेंड हैं उमर शरीफ साहब, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। तो उसके हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट भी की है। वैसे तो ये मतलब लम्हा फ़िक्री है हम लोगों के लिए कि हमारे जो लेजेंड हैं आखिरी वक्त पे जो है ना, वो बेचारे अपील कर रहे होते हैं हमारी हुकूमत से, और उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। नहीं, ये गलत बात है। मैं क्योंकि इस केस से मुझे वाकिफ़ हूँ पूरी तरह, और कल भी मेरी उमर साहब के बेटे से बड़ी लंबी बात हुई है, तफसीली बात हुई है। देखें, उमर साहब का एक वॉल्व जो है ना वो लीक हो रहा है, वो इस वक्त आगा खान हॉस्पिटल में है, और उनके बेटे का ये रिक्वेस्ट थी कि जी आप प्राइम मिनिस्टर को कहें कि उमर साहब को अमेरिकन एम्बेसडर को कॉल करके वीज़ा का कहें ताकि वो वीज़ा दे दे फ़ौरन, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, ताकि उनका अमेरिका में इलाज हो। वो इलाज यहाँ पे भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है। अब उमर साहब के ना कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ डायबिटिक हैं, सीवियरली डायबिटिक हैं, हार्ट के क्रॉनिक पेशेंट हैं, तो ये चीज़ें हैं, और ऑब्वियसली ये सर्जरी को कॉम्प्लिकेट करती हैं। लेकिन कार्डियक सर्जरीज में अफीफ़ा आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो सर्जन्स हैं ना वो बहुत आगे हैं, वो दुनिया में किसी भी सर्जन से बेहतर है। यहाँ तक कि मैं आपको बिल्कुल एक सही बात बता रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ लाहौर में अपना इलाज करा रहे थे, यहाँ डॉक्टर्स हॉस्पिटल वगैरह में, तो बिल्कुल सही हो रहा था। उनको किसी ने कहा नहीं इधर सही नहीं होता, तुसी क्रॉम्बेल जाओ। वो क्रॉम्बेल गए, उन्होंने उसी प्रोसीजर में उनका हार्ट पंचर कर दिया, ही ऑलमोस्ट डाइड, ही ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड ओवर देयर। उनका हार्ट ही पंचर हो गया था, आर्टरीज पंचर हो गई थी, फिर वो रिकवर हुआ व्हाटएवर। तो एक तो अल्लाह ताला ने जो आपकी जहाँ पे लिखा होता है वो उस तरह से होता है। लेकिन उमर साहब की फैमिली चाहती है कि वो उनके साथ अमेरिका जाएं और वो ट्रीटमेंट हो। मेरा ये ख्याल है कि उनको ट्रीटमेंट यहीं पे कराना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और जिस स्टेज पे उनका हार्ट है ना, जब वो प्लेन पे जाएंगे ना, और वो 30,000 फुट से ऊपर जब प्लेन जाएगा तो उनको प्रॉब्लम्स होंगी। और ये छोटी फ़्लाइट नहीं है, घंटे 1.5 घंटे की, ये बड़ी लंबी फ़्लाइट है। ये यहाँ से कोई मद्रास नहीं जानी, कोई चेन्नई नहीं जानी। तो मैं तो उनको यही मेरी उनको एडवाइस थी, जो मैंने उनसे कल भी मेरी बात हुई थी। अब चक्कर ये एक बात समझ लें आप कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो है ना अमेरिका का वीज़ा नहीं लगवा सकते, ठीक है, उनका काम नहीं है ये। ऐसे ही वो क्या कहेंगे एम्बेसडर को कि मैं बाइडन की बातें नहीं मान रहा, लेकिन तुम मेरे अपना मुल्क के बंदों को वीज़ा लगाने शुरू कर दो। सो इट डजंट, थिंग्स डोंट हैपन दैट वे। फॉरेन ऑफिस का डेस्क कर सकता है। मैंने फॉरेन ऑफिस के थ्रू ही रिक्वेस्ट की है कि यार अगर फैसिलिटेट, अच्छा आपको मैं बताता हूँ, अमेरिकन एम्बेसी बंद है, उनके वीज़ा सेक्शंस बंद हैं। 3 हफ्ते पहले मैंने अपने वीज़ा के रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था, और आपको होता है हर एम्बेसी के एक मीडिया सेक्शन होता है, तो हमें वो जल्दी जल्दी फैसिलिटेट करते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा जी अगले जुलाई में बारी आएगी इंटरव्यू की बारी अगले जुलाई में। तो वीज़ा मैंने कहा क्यों? उनका स्टाफ ही नहीं है यहाँ पे। हमने कोविड की वजह से 1 या 2 बंदे रखे हैं वीज़ा के लिए। दूसरा, उनका एक सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, पहले वो आप हर काम उसमें डाल देते हैं। आपको टेक्निकल एक बात बता रहा हूँ कि जो अमेरिकन वीज़ा काउंसलर होता है ना, उसके पास 5 से 8% का मार्जिन है वीज़ा देने का। अच्छा, वो कंप्यूटर स्पेट आउट करता है कि इसको देना है कि नहीं देना, ठीक है ना, उनकी जो प्री रिक्विजिट्स है, बाईपास नहीं कर सकते किसी सूरत में। मेरे शायद वो खुद कर सकते हो अगर वो करना चाहते हो, लेकिन मैं कि काम आदमी के लिए, हमारे जैसों के लिए। अब उसमें क्या होता है कि अगर 60% पासिंग चाहिए ना,
और 52 आया उसका, वहाँ तो वीज़ा काउंसलर उसको 60 कर सकता है और उसको वीज़ा दे सकता है, लेकिन वो 20 का 60 नहीं कर सकता। ये सबसे ज़्यादा क्यों नेम मैच जहाँ पे आता है ना, कि आप टेररिस्ट के साथ जब नेम मैच होता है और लगता है उसामा बिन लादेन है, फ़र्ज़ करें आपका नाम, तो वो आपको रोक लेंगे। उनको पता ही उसामा बिन लादेन वाला नहीं है, लेकिन वो कंप्यूटर रोक लेगा उस नाम को। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो उनके साहबजादे को समझनी चाहिए, उनकी फैमिली को समझनी चाहिए कि इट्स बियॉन्ड कंट्रोल। और अगर प्राइम मिनिस्टर करवा सकते होते, मैं खुद प्राइम मिनिस्टर के पास चला जाता, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता, लेकिन काम तो फॉरेन ऑफिस का है। फॉरेन ऑफिस को मैंने कहा है। अब मैं अभी भी समझता हूँ कि इनका आगा खान में ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। आई मीन उमर शरीफ लेजेंड है पाकिस्तान की, ये तो नहीं उनके साथ खुदा ना खास्ता कोई कोताही बरतेगा इस मुल्क में। बिल्कुल, अल्लाह करे कि उनके बच्चों को भी ये बात समझ में आए और आमीन। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करे, उनको सेहत दे। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है। थैंक यू सो मच सर। आज की टॉप न्यूज़ पे नाजरीन आपने मुबश्शिर लुकमान साहब का जो है वो एनालिसिस सुना। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।